नमस्कार बच्चों, क्लास 7th एसएसटी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अतीत सेकंड भाग फर्स्ट यानी कि हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 9। ठीक है बेटा, इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 के लिए। तो जहाँ हमने चैप्टर को छोड़ा था हम वहीं से कंटिन्यू करें। तो चलते हैं पार्ट की तरफ। हाँ तो बेटा, हम चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, इसका पार्ट नंबर 1 और 2 तो पढ़ चुके थे। तो पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से भारतवर्ष जो है वो अनेकताओं में एकता, ऐसी विशेषता को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हमारे भारत में कुल 29 राज्य हैं और हर एक राज्य की बोले जाने वाली भाषा अलग अलग है। वैसे तो भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन फिर भी इनकी जो क्षेत्रीय भाषा है सभी राज्यों की अलग अलग है। जैसे कि केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, उसी तरीके से राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। ठीक है, तो ये अनेक भाषाओं को बोलने वाले राज्य हैं। अनेक वेशभूषाएँ होती हैं, जैसे कि गुजरात के लोग गुजराती लहंगा चुन्नी पहनते हैं, साथ ही गुजराती भोजन करना पसंद करते हैं। वहाँ का जो गुजराती नृत्य है वो गरबा फेमस है वहाँ का। ठीक है, इसी तरीके से महाराष्ट्र की मराठी बोली जाती है, लावणी नृत्य प्रसिद्ध है उसका। भारत के दक्षिण में चले जाओ, वहाँ पे कथकली, कुचिपुड़ी, ये सारे नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा, तो हम जहाँ हमने छोड़ा था हम उसी से कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं पाठ की तरफ। हम थे बेटा संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। यहाँ थे हम, यहीं से आगे करेंगे अब। हाँ तो बेटा, एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। समझ में आ गया? पहले जमाने में बेटा लघु चित्रों की परंपरा चला करती थी। लघु चित्रों द्वारा कथानक जो हुआ करता था वो इन चित्रों के माध्यम से अपनी पूरी कथा को पेश करता था। लघु चित्र जैसा कि उनके नाम से ही चलता पता चल जाता है, लघु चित्र यानी छोटे चित्र, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों के कपड़ों या कागज़ पर चित्रित किया जाता है। यानी जल रंग, जल का रंग कैसा था? नीला, हल्का नीला। तो हल्के नीले कलर के जो कपड़े हुआ करते थे उन पे और कागज़ के चित्रित किया जाता था। ठीक है, प्राचीनतम लघु चित्र यानी ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिमी भारत में पाए गए जैन ग्रंथों का सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। समझ में आ गया? जैन चित्रों को सचित्र यानी मुख जबानी बोलने वाले ऐसे चित्र। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। मतलब उन्हें चित्रकारी पसंद थी मुगल बादशाहों को, इसलिए उन्होंने चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। समझ में आया? काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। ठीक है, ये जो पांडुलिपियां होती थी ये हमेशा चटक रंग यानी कि बहुत खुले हुए रंग, जो खुलमा रंग होते हैं जैसे ब्लड रेड है या फिर चटकदार जो रंग होते हैं उनमें बनाई जाती थी। उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। आगे चलते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ, पतन का मतलब होता है गिरना, पतन शब्द का अर्थ होता है गिरना, खत्म होना, दिन ब दिन कम होता जाना, उसको कहते हैं पतन। तो जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होता गया अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों में के दरबारों में चले गए। ठीक है, मुगल साम्राज्य को छोड़कर नए नए दरबारों में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की
कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। ठीक है, धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ वो लोग दक्षिणी क्षेत्रों में और राजस्थान के राजपूती दरबारों में चले गए थे और वहाँ के लोगों को वहाँ के राजाओं को उन्होंने प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरण के अनुसार मुगल उदाहरण जो थे उनका अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाएं और काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। आगे चलते हैं। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलछटी का। ठीक है, हिमालय की तलछटी का एक ऐसा उदाहरण दिया गया है। इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बोसहली शैली, किसे कहा गया? बोसहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। अंडरलाइन कीजिएगा कि मतलब ये जो बोसहली शैली है, बसोहली शैली, जो इस बसोहली शैली में सबसे फेमस चित्रित कौन सा था? भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं के बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप चित्रकारी की कागड़ा शैली विकसित हुई। ठीक है, कौन सी शैली? कागड़ा शैली विकसित हुई। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कागड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कागड़ा शैली की विशेषताएं थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानीपूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। आगे चलते हैं बंगाल पे। बंगाल की शैलियों पे एक नज़र दौड़ाते हैं बेटा। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ निवासियों वाली बोली के नाम से बोल सकते हैं। जैसे कि राजस्थान में रहने वाले लोगों को राजस्थानी कहा जाता है, जैसे बंगाल में रहने वाले लोगों को बंगाली कह सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल के लोग हमेशा बंगाली ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात थी कि आज बंगाली संस्कृत से निकली भाषा मानी जाती है। अंडरलाइन कीजिएगा, जो बंगाली भाषा है वो संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दियों के मध्य के भाग हैं। तो प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में आगे चलते हैं। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध जो कि दक्षिण बिहार का एक क्षेत्र माना जाता है, के बीच में वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तर बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुन सांग
ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों की बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। एक साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। ठीक है, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास के अनेक अवस्थाओं से गुजरी। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो कि जनजातीय भाषाएं फारसी और यूरोप भाषाओं सहित अनेक क्षेत्रों में इसे प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? यानी कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृत थी, संस्कृत भाषा से ही बंगाली भाषा का उद्भव हुआ। ठीक है, बंगाली के प्रारंभिक साहित्यों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उसके स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थ में शुभ यानी कि मांगलिक कार्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित था, और भक्ति साहित्य जैसे कि गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल है। ठीक है बेटा, दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल थे, जैसे मैनामती, गोपी चंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई जिसमें यह इंगित किया गया कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की कलाकृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। वे खास तौर पे पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं पीर और मंदिर। ठीक है, पीर और मंदिर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिमी बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चले जाना प्रवास कहलाता है, करना शुरू कर दिया। जो वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि को में धान और खेती करने लगे। शनै यानी कि धीरे धीरे, शनै शब्द का अर्थ है धीरे धीरे। स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित कृषि खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी, अंडरलाइन कीजिए, बंगाल की पूर्व में बंगाल की राजधानी कौन थी? ढाका नगर। ठीक है, लेकिन अब ये ढाका है, ये अब ढाका राजस्थान मतलब भारत में नहीं रह गया, अब ये बंटवारे के साथ साथ बांग्लादेश में चला गया। अब बांग्लादेश की राजधानी बन गई है ढाका। समझ में आ गया बेटा? स्थापित की अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्र के रूप में काम आती थी। अब आगे चलते हैं मछली भोजन के रूप में। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए राजस्थान में ज़्यादातर हम गेहूँ खाते हैं, सर्दियों में मक्की खाते हैं। ठीक है,
तो वैसे ही दक्षिण में ज़्यादा से ज़्यादातर चावल खाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि दक्षिण इलाके में गेहूँ की उपज होती नहीं है। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होते हैं? पंजाब, हरियाणा इस तरफ होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, मध्य प्रदेश में भी होते हैं। तो और आप उधर पूर्वी साइड में जाइए जैसे बेटा, जैसे बंगाल वगैरह है, तो उधर भी चावल ज़्यादा होते हैं, गेहूँ होते नहीं है, तो वो लोग चावल खाते हैं। ठीक है, तो बंगाल में ज़्यादातर लोग मछली खाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर भी निर्भर करती है, यानी कि जहाँ जैसा खाद्य पदार्थ ज़्यादा अवेलेबल होता है वहाँ वैसा भोजन किया जाता है। बंगाल एक नदी मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती थी। ठीक है, वहाँ पे ना एक तो मछली सबसे ज़्यादा होती थी, एक धान होता था, धान में मतलब चावल होते थे। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा हो रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर भी मिट्टी की पट्टियाँ लगी हैं जहाँ पे मछलियों को साफ करते हुए और टोकरी भरकर बाजार में ले जाते हुए दर्शाया गया। तो कहने मतलब ये बेटा कि वहाँ का मेन भोजन ही मछली हुआ करता था। तो वहाँ के जो ब्राह्मण हुआ करते थे वे भी मछली खाना पसंद करते थे, लेकिन ब्राह्मणों की जो धर्म है उसके अनुसार उन्हें मांस निषेध माना गया है। लेकिन क्या करें, जब वहाँ मछली ही उत्पादन हो रहा है तो फिर वो खाएंगे क्या? मछली खाना ही पड़ेगा। और आपने देखा है कि वहाँ के जो लोग होते थे वो मछली को बहुत शुभ मानते थे, इसलिए आप देखोगे यहाँ के मंदिरों की दीवारों पे भी मछली पकड़ते हुए, मछली साफ करते हुए, मछली को बाजार ले जाते हुए ऐसे ऐसे दृश्य उनकी दीवारों पे गुदे हुए हैं। ठीक है, और ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, मतलब मांस वाला भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए निषेध में ढील दे दी, यानी कि उनके जो कुछ नियम थे उसमें ढील लिया है, उन्हें ये ढील दे दी कि वो भी मांस खा सकते हैं और वो भी मछली का सेवन कर सकते हैं। तो बृहद धर्म पुराण जो कि बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का एक संस्कृत ग्रंथ है, उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, तो यही हमारा ये चैप्टर नंबर 9 क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण यही खत्म होता है बेटा। इसके बाद वैसे तो 10वां चैप्टर है, लेकिन वो राज्य सरकार के कोर्स काटने से हमारा ये 10वां चैप्टर खत्म हो चुका है, काट दिया गया है। इसलिए हमारा आज इस वीडियो के साथ हमारा ये हिस्ट्री की बुक यहीं कंप्लीट होती है। ठीक है बेटा।